हेलो साथियों, नमस्कार। कलाम जीएस अकेडमी में स्वागत है। मैं मनदीप चौहान। आज लेकर आए हैं प्रातः साथियों उत्तराखंड का जो 2022 में ओल्ड पेपर हुआ है उस सारे क्वेश्चन को आज एनालाइज कराने वाले हैं और हम उत्तराखंड के प्रश्नों को जानने वाले हैं। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में किस क्रम में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है 27 के रूप में। पर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को। पर साथियों ये हमें ध्यान रख के चलना है कि 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई है। पूछ लिया जाए कि उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड को कब तक जाना जाता था, तो प्यारे साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल नाम से जाना जाता था और ये जो आपका उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तन हुआ है इसको कहेंगे 1 जनवरी 2007 के पश्चात उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया है। पर साथियों आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की 2 विशेष राजधानियां जानी जाती हैं। पहली राजधानी हमारी देहरादून में लगती है और दूसरी राजधानी की बात करें तो गैंडसेन में लगती है। और गैंडसेन ना आपको याद रखना है आपका चमोली में पड़ता है। पहले हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? पहले साथियों ये प्रश्न आपसे 2022 का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ए बी दोनों। कहने का मतलब है कुमाऊं और गढ़वाल में आपकी स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना करने की बात कही गई थी। हम कहेंगे जिसमें हमारा उत्तराखंड काफ़ी सफल हुआ है मगर पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। रहे हैं स्थिति जन्य जागरूकता के बारे में, तो वेधशालाओं का कार्य काफ़ी अच्छे स्तर तक चला है मगर अभी पूर्ण कार्य नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है हरिद्वार। मेरे साथियों हमें याद रखना है, तो हरिद्वार में उस समय अगर हम कहें स्वच्छता को लेकर बड़ा उत्कृष्ट कार्य चलाया गया था और पूरे देश की बात करें हम पूरे ओवरऑल देश की, तो 117 जिलों में, ठीक है, 117 जिलों की ये प्रतियोगिता थी जिसमें हरिद्वार को पहले स्थान पर रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन सिंह रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है पौड़ी जनपद। अब प्यारे साथियों बात हुई है जनरल बिपिन सिंह रावत जी के बारे में। अगर हम कहें कि भारत के प्रथम सीडीएस किसे माना जाता है, तो जनरल बिपिन रावत जी को जाना जाता है। और प्यारे साथियों हमें ये भी ध्यान रखना है दिसंबर 2021 में, ठीक है, दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे साथियों आपसे ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत के दूसरे सीडीएस जो हैं वो अनिल चौहान जी हैं और जबकि पहले सीडीएस बिपिन रावत जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक संगीत में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी इसका सही आंसर हो जाता है। 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्यारे साथियों एक और ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा राज्य गीत गाया गया है जिसमें अपनी आवाज़ दी है और नरेंद्र सिंह नेगी का साथ अनुराधा निराला जी ने दिया है। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है अनुराधा निराला जी का जो साथ दिया है नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया है। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2021-22 में उत्तराखंड का किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाता है 7वें स्थान पर। तो प्यारे साथियों ये तो अभी पूछा गया है 2021-22 में। अगर प्रश्न आ जाए कि 2024 में, अगर पूछा जाए 2024 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान रहा, तो उत्तराखंड का 18वां स्थान रहा। प्यारे साथियों ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक 2025 की रिपोर्ट नहीं आई है मगर हम पुरानी ईयर को पढ़ के चलेंगे कि 2024 में ये 18वां आपका स्थान रहा है।
हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है। तो पहले साथियों आईटी पार्क पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है देहरादून। देहरादून में आईटी पार्क स्थित है जो कि 60 एकड़ भूमि में बसा हुआ है। तो पहले साथियों पूछ लेगा एग्जामिनर कि यह कितने एकड़ भूमि में बसा हुआ है, तो 60 एकड़ भूमि में ये बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में अगर हम कहें बुनकरों की संख्या या हथकरघा उद्योगों की संख्या सर्वाधिक रही है। और एक प्रश्न और आएगा, लगभग हर साल की बात करें लगभग 50 करोड़ सालाना हस्तशिल्प का उद्योग का कार्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे हिमाद्री नाम से बेचा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पर साथियों अगर हम नवीनतम करंट अफेयर की ओर जाएं तो उत्तराखंड के जो हिमाद्री उत्पाद है उसे हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से भी बेचा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तराखंड किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। फिर साथियों 2000 ये पूछा गया है 21 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है हरिद्वार। फिर साथियों एक पॉइंट और याद रखना है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात भी हरिद्वार ही आता है। और 2011 में साथियों 880 लिंगानुपात हरिद्वार में पाया जाता था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि उरेडा का जो कार्यालय है वो आपका देहरादून में स्थित है। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि उरेडा की स्थापना कब हुई है। तो स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई है 2001 में। तो प्यारे साथियों ये याद रखना है कि उरेडा की स्थापना वर्ष 2001 में हुई है। अगला प्रश्न है वर्ष 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया। तो इसका सही आंसर हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है। प्यारे साथियों ये तो बात की गई है 2019-20 में। अगर हम 2025 की बात कर लें, नवीनतम आंकड़ों की बात कर लें, तो ये आपका बदल गया है, जिसमें अगर हम कहें नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कार्य कर रहा है। तो करंट के हिसाब से आपको याद रख लेना है 2025 की बात की जा रही है तो तृतीय स्थान आएगा या तृतीय क्षेत्र आएगा। और अगर बात की जा रही है 2019-20 में तो द्वितीय क्षेत्र रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है इंद्रमणि बडोनी। फिर साथियों इंद्रमणि बडोनी जी की बात हुई है तो इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और जो कि इनका देहांत की बात कर ली जाए तो 18 अगस्त 1999 में इनका देहांत ऋषिकेश में हो गया था। और जो कि हम कहें इनका जन्म की बात करें टिहरी जनपद में इनका जन्म हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो प्यारे साथी यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाता है चमोली। चमोली जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका जनपद रहा है। हमारा प्रश्न ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो उत्तराखंड में अगर हम बात कर रहे हैं चमोली जनपद की तो इसका क्षेत्रफल जो है 8023 वर्ग किलोमीटर है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है तो चमोली ही आता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे उत्तराखंड का अगर क्षेत्रफल पूछ ले जाए तो 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल आता है। और एक प्रश्न और आ जाए कि भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा आपका उत्तराखंड जन आता है। तो हम कह सकते हैं 1.69% हिस्सा जो है वो मात्र उत्तराखंड का हिस्सा आता है। किसके
हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में कौन सा स्थल विख्यात है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गुजड़ू। गुजड़ू की बात करें, एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति होते थे राम प्रसाद नौटियाल जी, ठीक है, राम प्रसाद नौटियाल जी। राम प्रसाद नौटियाल जी के द्वारा 1930 में, अगर हम कहें नौटियाल जी के द्वारा 1930 में बात की जाए, तो इन्होंने यहाँ कह सकते हैं पूरे अपने पद त्याग कर संपूर्ण जीवन गुजड़ू के लिए कार्य किया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाता है शिल्पकारों से। और शिल्पकारों से क्यों था? क्योंकि समाज में भेदभाव काफ़ी फैल चुका था, तो उसको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। और ऐसा मानते हैं कि डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणता जो जाने जाते हैं वो जयानंद भारती हैं। उन्होंने लोगों को समझाया और इस प्रकार ये थोड़ा कम हो पाया, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि डोला पालकी आंदोलन के जनक के रूप में या हम कह सकते हैं नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर याद रखेंगे जयानंद भारती। तो जयानंद भारती जी को आपको याद रखना है और ये पेपर में पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में प्रेफुस्टन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है हेनरी रैमजे। प्यारे साथियों, हम हेनरी रैमजे की बात कर रहे हैं, तो इनका कार्यकाल जो रहा है 1856 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें बेताज बादशाह या कुमाऊं का बादशाह भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन आ जाए कुमाऊं का बेताज बादशाह या हम कह सकते हैं कि राजा जी किसे जाना जाता है या राम जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सर हेनरी रैमजे थे। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाता है लखनऊ में। गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना लखनऊ में 1907 में की गई। अब आपसे प्रश्न आएगा कि इसका प्रथम अधिवेशन, ठीक है भाई, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1 साल के बाद, मतलब कि 1908 में हुआ। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई जब ये आंदोलन हुआ या हम कह सकते हैं अधिवेशन हुआ? तो कुलानंद, प्यारे साथियों याद रखेंगे, कुलानंद बहुगुणा जी के द्वारा ये आपके अध्यक्षता की गई थी। तो याद रखेंगे 1908 में प्रथम अधिवेशन हुआ इसका गढ़वाल भ्रांत मंडल का, और जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बहुगुणा जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन आएगा कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो प्यारे साथी याद रखना है 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। और आपसे प्रश्न आ जाए कि अल्मोड़ा अखबार की पत्र संख्या क्या थी? तो 10 थी। और प्यारे साथी हमारा अगला प्रश्न है, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीदत्त पांडे। प्यारे साथियों, बात हुई है बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में, तो इन्हें हम बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें याद रखना है कुर्मांचल केसरी पूछ ले या आपसे पूछ ले कुमाऊं केसरी उपनाम किसका है? तो ये आपका बद्रीदत्त पांडे जी का है। और एक प्रश्न, एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि 14 जनवरी 1921, साथियों ये घटना बड़ी खास है। आपको दे उत्तरायणी पर्व या हम कह सकते हैं सरयू गोमती नदी के पर बेगार आंदोलन की शुरुआत इसी दिन की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बेगार आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 14 जनवरी 1921 को की गई और लोगों ने इसे सफल बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1936 में। तो नेहरू जी का जो आगमन हुआ 1936 में हुआ
और ये तो पहली बार हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेहरू जी 1936 में आए। अगर प्रश्न आ जाए नेहरू जी दूसरी बार कब आए, तो 1945 के दौरान में नेहरू जी दोबारा आए, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्न में से कौन नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है हेमवती देवी। प्यारे साथियों, आपको बता देते हैं, समन्वय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 के दौरान की घटना है। 1930 में आपको बता दें अल्मोड़ा की बात की जा रही है, और इसमें क्या होता है, विक्टर मोहन जोशी को, ठीक है, एक व्यक्ति थे हमारे उत्तराखंड के विक्टर मोहन जोशी जी, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी जी की बात करें, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या होता है, जब गिरफ्तार कर लिया गया तो मंगला देवी, रेवती देवी और जीवंती देवी, अगर हम बात करें इन तीनों ने, ठीक है भाई, इन तीनों ने बात कर रहे हैं, मंगला देवी, रेवंती देवी और जीवती देवी ने क्या किया, झंडा फहराया और इस प्रकार जानी जाती हैं। जबकि कौन नहीं थी, तो हमें याद रखना है हेमवती देवी। यहाँ आंसर आपका सही हो जाएगा, ये नहीं थी। ऐसे हमारा अगला प्रश्न है, गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, और यहीं से आपके गंगा नदी का निर्माण किया जाता है। पहले साथी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये आ रही आपकी अलकनंदा है और इधर से आपकी आई रही नदी हम कह सकते हैं भागीरथी नदी है। इन दोनों का संगम जो है देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है, और देवप्रयाग से ही ये नदी आपकी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो पहले साथियों एक पॉइंट और बता देते हैं, जैसे ये अलकनंदा नदी आई और ये आपकी भागीरथी नदी आई, तो इसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि इन दोनों नदियों को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें भागीरथी नदी को सास नाम से जाना जाता है, और हम बात करें अलकनंदा नदी को बहू नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ जाए सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है, भागीरथी, अलकनंदा नदी को, और जो कि इनका संगम जो है वो आपका देवप्रयाग में है, और देवप्रयाग से ही ये गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी यहाँ लगभग कहें तो मात्र 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि गंगा की टोटल लंबाई की बात करें तो वो आपकी 2525 मीटर के आसपास की आती है। हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अलकनंदा नदी। प्यारे साथियों फिर से एक बात पुनः बात हुई है कि अलकनंदा नदी के बारे में। तो अलकनंदा नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो सतोपंत ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। दूसरा, इस पर 5 प्रयाग बड़े फेमस हैं, जैसे कि हम बात करें पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग, और दूसरा प्रयाग पड़ता है नंद प्रयाग, और तीसरे की बात करें तो पड़ता है कर्ण प्रयाग, और चौथे की बात करें तो आपका पड़ता है रुद्र प्रयाग, और पांचवें की बात करें तो पड़ता है देव प्रयाग। मेरे साथियों हमें पांचों प्रयागों को याद रखना है। मेरे साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर। मेरे साथियों यहाँ सरयू की बात हुई है, तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी आपकी सरयू नदी है। ये आपको यहाँ रखना है। बागेश्वर के बारे में अगर बागेश्वर के आपसे पूछा जा रहा है कि बागेश्वर किन किन स्थलों से घिरा हुआ है, तो जैसे कि हम बात करें कि बागेश्वर के पश्चिम में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बागेश्वर के पश्चिम में कौन सा कुंड है या कौन स्थल है, तो इसके पश्चिम में नीलेश्वर नाम का एक स्थल आता है। जबकि हम बात करें इसके पूरब में, तो पूरब में इसे भिलेश्वर नामक स्थान से घेरे हुआ है, तो याद रखना है भिलेश्वर इसका पूरब में स्थल पड़ता है। अगर उत्तर की बात की जाए तो एक स्थल पड़ता है जिसे बोलते हैं हम सूरज कुंड, ठीक है भाई, सूरज कुंड आपका आता है। और इसी प्रकार अगर दक्षिण की बात की जाए तो बागेश्वर के दक्षिण में आपका अग्नि कुंड है। प्यारे साथियों चारों को आपको याद रखना है, पूरब में भिलेश्वर है, पश्चिम में नीलेश्वर है, उत्तर में सूरज कुंड है और दक्षिण में अग्निकुंड आता है। प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल के दिवंगत
विभूतियाँ नामक पुस्तक की रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाता है भक्त दर्शन। भक्त दर्शन के द्वारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों की रचना की गई है। ऐसा कि हमारा अगला प्रश्न है 1921 में गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक रचना कहाँ लिखी गई या इसकी रचना कहाँ की गई? तो इसका आंसर प्यारे साथियों हमारे आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए दुगड्डा माना गया है। और जैसे कि हम बात करें दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की, तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर भक्त दर्शन, प्यारे साथियों याद रखना है डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपको याद रखे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपदों में से नंदा देवी शिखर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है चमोली। प्यारे साथियों अब बात हुई है नंदा देवी शिखर की, तो नंदा देवी शिखर की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कभी कदार एग्जाम में थोड़ा सा अंतर भी दे देता है, 8,016 भी आपको मीटर दे सकता है, मगर आपको एग्जैक्ट स्थिति याद रख के चलनी है। दूसरा एक पॉइंट और आपसे पूछ सकता है कि नंदा देवी पर्वत के अगर हम पूरब की बात करें तो एक आपका गौरी गंगा हम कह सकते हैं, गौरी गंगा आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार आपसे अगर पश्चिम में पूछे तो ऋषि गंगा घाटी आती है। तो प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नंदा देवी पर्वत की बात कर रहे हैं तो पूरब में गौरी गंगा है और पश्चिम में ऋषि गंगा नामक नदी है। क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है? तो इन सभी ऑप्शन में से हमारा आंसर सही हो जाता है सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा। प्यारे साथी आपको बता देते हैं जैसे छोटी छोटी क्यारियां आपको बनाकर इस प्रकार की सीढ़ीनुमा खेती की जाती है और ये खेती अधिकांशतः अगर हम कहें आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें अल्मोड़ा के रानीखेत में सीढ़ीनुमा खेती सर्वाधिक की जाती है और सीढ़ीनुमा खेती करके आपका वृक्षारोपण और कह सकते हैं वृक्षारोपण आसानी से किया जा सकता है और छोटे स्तरों पर पानी रोका जा सकता है। और सीढ़ीनुमा खेती में एक प्रश्न और आता है यहाँ जुताई किस प्रकार की जाती है? तो यहाँ जुताई जो है आड़ी तरीके से की जाती है, ये भी आपको याद करके चलना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आपका देवरिया ताल जो है वो आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, तो इसका आंसर ये सही हो जाता है। बात हुई है देवरिया ताल के बारे में, तो एक प्रकार की सुंदर झील है और जिसमें नीले रंग का आपका पानी पाया जाता है प्यारे साथियों। और ये जंगलों से चारों ओर से घिरा हुआ ताल है ये मानते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, इसे इंद्र सरोवर, अगर प्रश्न आ जाए इंद्र सरोवर ताल के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम कहते हैं कि देवरिया ताल को जाना जाता है। और महाभारत में ये आपका देवरिया ताल क्यों फेमस हुआ? तो ऐसा मानते हैं कि पांडवों को अपनी प्यास बुझाने के लिए इस सरोवर के पास गए और वहाँ आपके राजा दक्ष कहेंगे ने इनसे प्रश्न किए थे और जिनका सही जवाब पाने के बाद इस ताल से पानी ग्रहण किया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाता है मुलिंगला दर्रा। प्यारे साथियों मुलिंगला दर्रे की बात हुई है, तो मुलिंगला दर्रा जो है आपको याद है उत्तराखंड और तिब्बत, प्यारे साथियों याद रखना है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा माना जाता है। और प्यारे साथियों एक बात और ध्यान रखेंगे, यह दर्रा जो है गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है, तो ये उत्तरकाशी के हमारा एक ग्लेशियर पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर के यह उत्तर में आता है। तो हमें ये याद रख के चलना है कि मुलिंगला दर्रा जो है गंगोत्री के उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिमनद एवं जनपद में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी खतलिंग ग्लेशियर। प्यारे साथियों अब आपसे प्रश्न आएगा कि जैसे कि हम बात करें खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये आपका टिहरी में आता है, ठीक है।
टिहरी में स्थित आपका ग्लेशियर कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर। बाकी हम बात कर रहे हैं जैसे कफनी ग्लेशियर, ये बिल्कुल सही है। कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में है, जबकि रालम आपका पिथौरागढ़ में है और अलकापुरी आपका चमोली में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 सीटें जो हैं हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति, मतलब हम एसटी हम कह सकते हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं। जबकि अनुसूचित जाति की बात करें, मतलब एससी की बात करें, तो विधानसभा में 13 सीटें हैं। और जबकि विधानसभा के वर्तमान में सीटों की संख्या की बात करें तो वो 70 सीटें आती हैं। तो पहले साथियों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो आपको 70 याद रखनी है। अब इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की अगर प्रश्न आ रहा है तो 2 सीटें याद रखनी है, और अनुसूचित जाति की सीटें पूछी जाएं तो आपको 13 याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में से पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किसके द्वारा किया गया? तो आंसर याद रखना है भुवन चंद खंडूरी। मेरे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, खंडूरी जी के द्वारा ये कार्य किया गया था और उस समय एक नारा भी चला था, खंडूरी है जरूरी। मेरे साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है, खंडूरी जी के द्वारा 33% से 50% आरक्षण किया गया, ये आपको ध्यान रखेंगे। कब किया गया? तो मेरे साथियों, आपको याद रखना है, ये किया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में 33% से आरक्षण बढ़ाकर 50% खंडूरी जी के द्वारा कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे, श्री रसेल बेलेटाइन गार्डनर जी, जो कि प्रथम मनोनीत थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है नित्यानंद स्वामी। प्यारे साथियों, अब आपको कमेंट करके आंसर करना है कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, आपसे क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के पहले राज्यपाल हमारे कौन बने थे, ये आपको आंसर करना है। वो कमेंट करके बताना है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, ये आप कमेंट करके आंसर जरूर दें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रकाश पंत। प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाएं तो प्रकाश पंत जी को जाना जाता है। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा की संख्या की बात की जाए तो 3 है, और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा की संख्या बताइएगा तो आंसर याद रखना है 5 है। तो प्यारे साथियों, उदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 2021। 2021 में भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में पूरी तरह लागू हो गया है। और 2025 की बात कर लें करंट अफेयर में, तो भूमि कानून नियम भी जो अभी आया है उत्तराखंड में अभी लागू हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड से बाहर के जो व्यक्ति आते हैं वो आपसे ज़मीन नहीं ले सकते, मात्र आप उन्हें उपहार के रूप में कुछ भूमि दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 8016 मीटर। प्यारे साथियों, कुछ किताबों में इसकी ऊंचाई आपको बता दें 7817 मीटर दी गई है, जो कि सही है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, एक अंक कम या ज़्यादा करके दे देता है, जिससे कुछ बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं या ऐसे क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये इतनी कोई भारी गलती नहीं होती है, ये आपको ध्यान रख के चलेंगे। और अगर इस प्रकार का कोई अंक आ रहा है तो आंसर आप लगाकर वही आ जाएंगे। प्यारे साथियों, हाँ, हो सकता है कि मैथ में कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, जबकि आपकी ऊंचाई में या इस प्रकार की जीके जीएस में क्वेश्चन आता है तो आप लगभग में लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय हिमालय पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ व शिलोंग। मेरे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कि हमने आज जो चर्चा की है, 18 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस का, उस पेपर का आज रिवीजन कराया गया है। मेरे साथियों, कोई अगर बच्चा आप में से ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो हमारा कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग। मेरे साथियों, आप अगर मेहनत से कार्य कर रहे हैं तो आपकी वर्दी भी बिल्कुल पक्की है। जैसे कि हम देख सकते हैं, उत्तराखंड में विगत वर्षों में हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना सफलता पाई है। आपकी भी मंजिल जल्दी ही मिले ऐसी आशा करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।